أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع الأسر يسرا إن مع الأسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अली हमज़ा है और मेरे ग्रुप मेंबर्स हैं रोल नंबर 3, 9, 11, 13, 21, 31, 36 और 39। हमारी आज की प्रेजेंटेशन का टॉपिक हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर एंड इंटेंसिफायर है। इसमें हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर में हम हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर का इंट्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन, इसकी वर्किंग पढ़ेंगे, उसके बाद कैपेसिटी और फिर डिफरेंशियल एक्यूमुलेटर और कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर स्टोरिंग एनर्जी ऑफ अ लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर एनर्जी which may be supplied for any sudden or intermittent requirement। अकामुलेटर एक डिवाइस है जो कि किसी भी लिक्विड की ना एनर्जी को स्टोर करता है और इसे प्रेशर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर करता है और बाद में किसी भी ज़रूरत के मुताबिक किसी भी मशीन को सप्लाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। इन हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक क्रेन ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड व्हेन लिफ्ट और क्रेन इज मूविंग अपवर्ड। दिस एनर्जी इज सप्लाइड फ्रॉम द अकामुलेटर। किसी भी हाइड्रोलिक लिफ्ट या क्रेन में, लिफ्ट को या आप ले लें, लिफ्ट जब ऊपर जा रही होती है तो उसको ऊपर लेके जाने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो वो एनर्जी हम ना हाइड्रोलिक अकोमोडेटर से लेते हैं। और जब वो नीचे आ रही होती है तो लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो फिर वो जो एनर्जी पीछे से पंप से आ रही होती है ना, वो अकोमोडेटर में स्टोर होती है। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रोलिक अकोमोडेटर। कंस्ट्रक्शन में ये हमारे पास एक फिक्स सिलेंडर होता है जिसके अंदर स्लाइडिंग रैम होती है। ये रैम ऊपर नीचे मूव करती है इसमें जो लिक्विड आता है ना उसके प्रेशर से, और इसके ऊपर हमने ना एक हैवी वेट रखा होता है। ये इसकी इनलेट है और आउटलेट है। इनलेट पंप से हम कोई भी लिक्विड या वाटर आप ले लें, इसको इसके अंदर भेजते हैं जो कि फिर आगे मशीन मशीन की किसी भी मशीन की को जाता है। इस तरफ कोई रेजरवायर होगा जिधर से हम पंप कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कोई मशीन होगी जिसको हम ऑपरेट कर रहे हैं। दरमियान में अकोमोडेटर लगा होता है। पंप इनलेट से भेजता है सिलेंडर के अंदर। सिलेंडर के अंदर जब अगर लिफ्ट कोई नीचे आ रही है ना, तो हमें इतनी एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, तो वो सारा ना प्रेशर एनर्जी इसमें स्टोर होती है। ये सिलेंडर ऊपर मूव करता है और जो ये एरिया होता है ना, ये बाहर जाता है लिक्विड से, और ऊपर वेट की वजह से ना तो वो प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। उस टाइम ना ये आउटलेट वाल्व क्लोज होता है, और जब हमें इस एनर्जी की ज़रूरत होती है, या फिर ये कह लें कि लिफ्ट ऊपर मूव कर रही है तो ऊपर जाने के लिए इसे एनर्जी की ज़रूरत होगी, तो वही एनर्जी ना हम उस इनलेट वाल्व क्लोज कर देते हैं और आउटलेट वाल्व ओपन करते हैं, जिससे यहाँ से एनर्जी यूज होती है। हाइड्रोलिक अकोमोडेटर कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड वर्टिकल सिलेंडर कंटेनिंग अ स्लाइडर रैम एंड ए हैवी वेट इज प्लेस्ड ऑन द रैम। ये फिक्स सिलेंडर है, ये जो मैंने बताया, उसके अंदर ये स्लाइडिंग रैम है जो ऊपर नीचे मूव करती है और ऊपर हैवी वेट होता है। द इनलेट ऑफ द सिलेंडर इज कनेक्टेड टू द पंप विच कंटिन्यूसली सप्लाई वाटर अंडर प्रेशर टू द सिलेंडर। हम पंप की मदद से इसके इनलेट में भेजते हैं कोई भी लिक्विड। आउटलेट ऑफ द सिलेंडर इज कनेक्टेड टू द मशीन विच में बी ए लिफ्ट और क्रेन। जो आउटलेट है ना, ये आगे किसी भी मशीन के साथ जाके लगी होती है, वो क्रेन भी हो सकती है या फिर हाइड्रोलिक लिफ्ट या प्रेस। ये फ्लो डायग्राम है सिस्टम की। सप्लाई किसी कोई भी लिक्विड या वाटर आप ले लें, वो पहले पंप में जाता है, पंप उसे फिर एक्यूमुलेटर में भेजता है जहाँ पे वो स्टोर होता है, और फिर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट किसी भी हाइड्रोलिक मशीन को हम भेजते हैं। वो हाइड्रोलिक प्रेस, लिफ्ट, क्रेन कुछ भी हो सकता है। उसके बाद वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक अकोमोडेटर है। द रैम इज एट द लोअर पोजीशन इन द बिगनिंग। द पंप सप्लाइज वाटर अंडर प्रेशर कंटिन्यूसली। शुरुआत में ये जो स्लाइडिंग रैम है ना, ये लोएस्ट पोजीशन पे होती है, और हम पंप की मदद से इसमें ना वाटर या कोई लिक्विड भेजते हैं। उस प्रेशर से ये ऊपर मूव करती है। जब ये फुल ऊपर चली जाती है ना, तो ये जो एरिया होता है ना, ये इसका स्लाइडिंग एरिया, जो ये इसकी कैपेसिटी, स्टोर करने की कैपेसिटी भी होती है सिलेंडर की। इफ़ द वाटर अंडर प्रेशर इज़ नॉट रिक्वायर्ड बाय द मशीन, द वाटर प्रेशर विल बी स्टोर इन द सिलेंडर। ये वही बता रहे हैं कि जब मशीन को रिक्वायरमेंट ना हो ज़्यादा
एनर्जी की, तो वही एनर्जी ना इधर सिलेंडर में स्टोर होती है। दिस विल रेज द रैम ऑन विच द हैवी वेट इज प्लेस्ड, और जो कि इस रैम को ना ऊपर उठा देती है जिसके ऊपर ये हैवी वेट हमने रखा होता है। व्हेन द रैम इज एट द uppermost position, the cylinder is full of water and accumulator has stored the maximum amount of energy। जब ये ऊपर वेट है, ये ऊपर मैक्सिमम पोजीशन पर पहुंचा होता है ना ऊपर टॉप पे, तो ये जितनी इसकी कैपेसिटी है ना उतनी उसने प्रेशर एनर्जी स्टोर की होती है। व्हेन द मशीन रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, द hydraulic accumulator will supply this energy and the ram will move in the downward direction। जब मशीन को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो फिर हम आउटलेट वाल्व ओपन करते हैं और इसको एक पैथ मिल जाता है, तो ऊपर हैवी वेट की वजह से जो प्रेशर एनर्जी क्रिएट होती है वो हम मशीन में यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इफ्जाल स्टार्ट करता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इफ्जाल फैसल है और मेरा रोल नंबर है 21। टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिक अकोमोडेटर: टावर टाइप अकोमोडेटर, रेज्ड वेट अकोमोडेटर, कंप्रेस्ड गैस अकोमोडेटर, ब्लेडर टाइप अकोमोडेटर, स्प्रिंग अकोमोडेटर। ये रेज्ड वेट अकोमोडेटर हाइड्रोलिक अकोमोडेटर की टाइप है जिसमें इनलेट में से फ्लूइड एंटर होता है और अंदर सिलेंडर में एंटर होता है और ऊपर जोन सा वेट लगा होता है। उसमें जोन सी है ना फ्लूइड अपनी एनर्जी को स्टोर करता है और उस वेट की मदद से वेट अपवर्ड होता है और जब हमें आउटलेट से चाहिए होती है एनर्जी तो उससे हमें एनर्जी जोन सी है वो हासिल कर लेते हैं। आगे है कंप्रेस्ड गैस अकोमोडेटर। इसमें कंप्रेस्ड गैस का इस्तेमाल होता है। ये साइड पे पिक्चर है, उसमें गैस वाल्व लगा हुआ है। इसमें गैस की मदद से जोन है ना वो इनलेट से आउटलेट तक फ्लूइड को पहुंचाया जाता है। आगे है ब्लेडर टाइप अकोमोडेटर। ये जोन सी ये फिगर बनी हुई है, ये ब्लेडर टाइप अकोमोडेटर की है। इसमें जोन सी है इनलेट की मदद से नाइट्रोजन एंटर किया जाता है और नाइट्रोजन उस सिलेंडर में एंटर हो जाता है और जब भी ज़रूरत होती है तो आउटलेट की मदद से हर नाइट्रोजन जोन से है ना आगे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। आगे है स्प्रिंग अकोमोडेटर। स्प्रिंग अकोमोडेटर भी तकरीबन रेज्ड वेट अकोमोडेटर की टाइप है। रेज्ड वेट में वेट लगा होता है और स्प्रिंग अकोमोडेटर में स्प्रिंग लगा होता है। जब ये इनलेट में से एंटर किया जाता है फ्लूइड तो सिलेंडर के अंदर फिल हो जाता है और स्प्रिंग की मदद से स्प्रिंग कंप्रेस होता है और जोन सा फ्लूइड वो एंटर हो जाता है और जब भी ज़रूरत होती है आउटलेट से तो उसी स्प्रिंग की मदद से ना उसकी स्टिफनेस पे डिपेंड होता है स्प्रिंग के कि कितनी जोन से ना फ्लूइड एंटर हो सकता है, तो आउटलेट की मदद से ना वो फिर आगे ना मशीन में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। आगे है कैपेसिटी ऑफ हाइड्रोलिक अकोमोडेटर। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हाइड्रोलिक अकोमोडेटर जो अकोमोडेटर में स्टोर हो सकती है उसे कैपेसिटी ऑफ हाइड्रोलिक अकोमोडेटर कहते हैं। ए एरिया ऑफ स्लाइडिंग रैम, एल स्ट्रोक ऑफ लिफ्ट ऑफ द रैम, P intensity of water pressure supplied by pump, and W weight placed on the ram. W is equal to intensity of pressure into area of ram. Intensity of pressure denoted by P and area of ram is A. Then the work done in lifting the ram, W into lift of ram. W into lift of ram denoted by L is equal to P into L into A. But the work done in lifting the ram is equal to energy stored in accumulator is equal to capacity of accumulator. So capacity of accumulator is equal to P into L, P into A into L is equal to P into volume of accumulator. A into L volume of accumulator. Next टर्मगान डिस्क्राइब करता है न्यूमेरिकल्स। Bismillahirrahmanirrahim. My name is Anwar Khan Rasool and my roll number is 31. मैंने प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन करना है। प्रॉब्लम नंबर 1 है कि हमने एक हमें लेंथ ऑफ स्टॉक मालूम करनी है एक्यूमुलेटर की और उन्होंने डिस्प्लेसमेंट दी हुई है वो है 115 लीटर्स और डायामीटर दिया हुआ है प्लंजर का 350 mm।
सॉल्यूशन में है कि डिस्प्लेसमेंट को हमने पहले लीटर्स को 1000 पर तकसीम करके हम लेके आए हैं उसको मीटर क्यूब में, और वो वॉल्यूम में आ गया है। तो दाया प्लंजर हमें पता है उसने मिलीमीटर में दिया, हमने उसे मीटर में कन्वर्ट किया है 1000 से तकसीम करके। एरिया ऑफ प्लंजर है π/4d²। ये पाई आर स्केयर ही होता है, लेकिन क्योंकि आर d/4 के बराबर है तो उसका स्केयर ले लें तो d²/4 ही बन जाता है। तो वो आ गया π/4 मल्टीप्लाई बाय 0.35 का स्केयर। उसके नीचे आके वॉल्यूम ऑफ अकोमोलेटर क्या होता है, वो होता है A/L। ये हमने अभी ऊपर पढ़ा है कि वो किस तरह उन्होंने निकाला कि एरिया निकाला, फिर उसे एल एल जो सा वो लेंथ ऑफ स्टॉक है। तो वॉल्यूम बराबर आ गया π/4 d की स्केयर ज़रब एल। और हमें पता है वॉल्यूम ऊपर हमने निकाला है डिस्प्लेसमेंट से जो तकसीम किया था 100 पर 1000 पर, तो हमारे पास आ गया 0.1115 और वो बराबर है π/4 ज़रब 0.35 का स्केयर ज़रब एल। तो हमने एल मालूम करना है क्योंकि लेंथ ऑफ स्टॉक एल से ज़ाहिर होता है। तो वो हमने एल को एक तरफ रखा और दूसरी चीज़ों को दूसरी तरफ ले गए, और हमने 0.11 को ज़रब किया 4 से और तकसीम किया पाई ज़रब 0.35 के स्केयर से, और हमारे पास जवाब आ गया 1.195 मीटर। और ये हमारे पास आ गई लेंथ ऑफ स्टॉक। अब दूसरी प्रॉब्लम्स है हमारे पास। दूसरी प्रॉब्लम में हमें उन्होंने टोटल वेट दिया हुआ है, वज़न दिया हुआ है कि कितना है। वो है 40 किलो न्यूटन, और दाया ऑफ दी हुई है रैम की, वो है 500 मिलीमीटर। तो उन्होंने ऊपर शो भी किया, बताया हुआ है पहली लाइन में कि ये एक सेल्फ वेट ऑफ रैम भी इसमें इंक्लूड है, तो वो भी हम इसमें रखेंगे। तो अब हमें पता है एरिया ऑफ रैम है π/4 d² इज इक्वल टू π/4 0.50 का स्केयर इज इक्वल टू 0.1963 मीटर स्केयर। ये हमारे पास आ गया। तो हमने फ्रिक्शन ऑफ रैम निकाली, वो हमारे पास उन्होंने दी हुई थी 5%। तो हमने 5% ख़त्म की तो परसेंट बराबर होती है 1/100 की। तो वो उसने 100 से तकसीम कर दिया और हमारे पास आ गई उसकी रैम की जो फ्रिक्शन है वो 2000 न्यूटन आ गई। अब ऊपर उसने पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रैम जो है अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो तब उसकी जो सी इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर क्या होगी वाटर की। तो हमने पहले जो सी टोटल वेट वो जमा किया फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस में। तो हमारे पास फोर्स जो सी है रैम पर वो आ गई, और उसको हमने प्रेशर के फार्मूला जो F/A है उसमें रखा, और F को ऊपर रखा हुआ था 42,000 और नीचे आके 0.1963 जो हमने एरिया ऑफ रैम अभी ऊपर निकाला। तो उसको हल करके हमारे पास आ गया 2,13,958 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो उसको हमने जब क्योंकि वो मीटर स्क्वायर है उसे हम सेंटीमीटर स्क्वायर में करेंगे कन्वर्ट, तो हम उसे 10,000 पर डिवाइड कर देंगे। उसके बाद आगे इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर है, उसमें क्योंकि अब वो क्या पहले क्वेश्चन में क्या दूसरा क्वेश्चन है उसमें अगर वो मूव नीचे की तरफ कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी में, जब वो ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेगा तो वहाँ उस पर जो सी फोर्स होगी वो हम कम लगाएंगे, और रेजिस्टेंस भी उस पर अमल करेगी। तो इसलिए उसमें से रेजिस्टेंस हम माइनस करेंगे। ऊपर प्लस इसलिए किया था कि हम जो फोर्स लगा रहे थे उसमें हमें रेजिस्टेंस को भी फोर्स से ख़त्म करना था, लेकिन जब वो नीचे आएगी उस वक्त हमें खुद फोर्स नहीं लगानी पड़ेगी। उस वक्त जो रेजिस्टेंस की जो सी फोर्स होगी वो माइनस हो गए, वो एक कम फोर्स से ही नीचे आ जाएगी ड्यू टू ग्रेविटी। हमें रेजिस्टेंस से इतना मसला नहीं बनेगा। तो प्रेशर इंटेंसिटी आ गई टोटल फोर्स ओवर एरिया F/A। तो जो हमने उसका 38,000 को तकसीम किया 0.1963 पर, और जवाब आ गया 1,93,581 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और उससे हमने 10,000 पर तकसीम किया तो आ गया न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे आखिरी प्रॉब्लम है अगली हमारी
इस प्रॉब्लम में हमने पावर को डिटरमाइन करना है। तो वो उसने हमें रैम का दिया हुआ है वो है 250 मिलीमीटर और वो लिफ्ट हुई है एल उसके हमें उसने दी हुई है। एल जो सा है वो लेंथ ऑफ स्टॉक है वो है 8 मीटर की। हम हमें उसने वेट दिया हुआ है वो है 70 किलो न्यूटन का। तो पैकिंग फ्रिक्शन 5% की है। तो हमने फाइंड करनी है पावर जो सी है वो मशीन की। अगर रैम जो सा फॉल थ्रू फुल हाइट समझ लें कि उसको हमने अगर वो हाइट पर गया है तो उस वक्त वो जो सी उसकी पावर है 100 सेकंड पर वो क्या होगी। और जो सा जिस अब आगे उन्होंने दिया हुआ है कि उसका फ्लो दिया हुआ है फ्लो जो सा पंप में जो सा है उसकी लिक्विड का वो है 0.028 मीटर क्यूब पर सेकंड। इसे क्यू से जाहिर करते हैं। ये फ्लो ऑफ लिक्विड है मीटर क्यूब पर सेकंड में। आगे हमें डाया फ्रेम है वो दी है 0.25 मीटर और एरिया ऑफ फ्रेम दिया हुआ है π/4.25 का स्केयर। तो वो मिला के बन गया π/64। लिफ्ट ऑफ फ्रेम एल है वो 8 मीटर दी हुई है उन्होंने। वेट हमारे पास है वो है 70 किलो न्यूटन। वो किलो हज़ार के बराबर है तो ज़रब किया तो 70,000 न्यूटन आ गया। उसमें से हमने पैकिंग फ्रिक्शन निकाली। पैकिंग फ्रिक्शन 5% वो परसेंट ख़त्म किया तो 100 आ गया नीचे और ज़रब 70,000 किया तो आ गया 3,500 न्यूटन। वो हम इसमें से माइनस कर देंगे वेट में से। तो हमारे पास जो सी वो रैम जब नीचे की तरफ मूव कर रहेगा क्योंकि वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो हम खुद से फोर्स नहीं लगा रहे। वो फोर्स जो पानी आगे जा रहा है तो उससे जो फ्रिक्शन है कि उस फ्रिक्शन का जो असर हो रहा है उसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं होगा। तो वो फ्रिक्शन उसे बर्दाश्त करनी पड़ेगी उस रैम को। तो वो माइनस हो जाएगा और 6,000 नहीं 66,500 न्यूटन आगे फोर्स जाएगी। क्योंकि जब हमने फोर्स लगाई थी उसको रैम को तो वो पानी से वो जब ऊपर जा रहा था हमें फोर्स देनी पड़ी थी कि वो ऊपर जाए। नीचे आते वक्त हम उस पर फोर्स नहीं लगा रहे। वो वेट जो उसके ऊपर है उसकी मदद से नीचे आ रहा है। तो उसका जो फ्रिक्शन जो उसकी पावर को रोक रही है वो उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। आगे हमारे पास टाइम जो है वो 100 सेकंड दिया हुआ है कि जब जो रैम जब नीचे आता है तो जितनी फ्लो से आगे पानी जाता है वो उसने उन्होंने दिया हुआ है कितने सेकंड में जा। और उन्होंने नीचे बताया हुआ है कि फ्लो कितना है क्यू जो सा वो है 0.028 मीटर क्यूब पर सेकंड। और पी एम आर हम अब प्रेशर इंटेंसिटी मालूम करेंगे वो है नेट लोड ओवर एरिया। और हमने अभी लोड निकाला है जो जब पानी वो रैम नीचे आ रहा तो पानी पर जो वो लोड आ रहा था ये 6,500 वो लिखेंगे और नीचे π/64 जो अभी हमने एरिया ऊपर सबसे निकाला। तो हमारे पास हल हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6,500 ज़रब 64/π। और नीचे हमारे प्रेशर हेड है उस प्रेशर हेड और का रिलेशन और प्रेशर का रिलेशन ये है कि एच जो सा आता है वो बराबर होता है P/W। W है इंटेंसिटी वेट इंटेंसिटी ऑफ वाटर। तो वो बराबर होता है रो ज़रब जी के। तो रो हमारे पास है वो 1000 है और जी हमारे पास 9.81 है। तो वो जब ज़रब करेंगे वो पी हमारे पास उन्होंने दिया हुआ ऊपर प्रेशर का। वो पी की जगह हम उसकी पी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो एच की वैल्यू आ जाएगी पी की वैल्यू है 6,500 ज़रब 4 और डिवाइड बाय पाई है। वो पाई नीचे जाके रो और जी से ज़रब कर देगा। तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 136.09 मीटर ऑफ वाटर। अब हमारे पास हमने पावर निकालनी है। तो पावर होती है WQH। WQH W क्या है वेट ऑफ वाटर जो सा है। तो वो हमने अभी निकाला वो क्या था रो और जी ज़रबे क्यू ज़रबे एच। हम अब उसे 1000 पर इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि हम उसको चाहते हैं कि हम उसका जवाब किस में लेके आए किलोवाट में। इसलिए हम उसको 1000 पर डिवाइड कर रहे हैं। 1000 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो 1000 जो सा रो की वैल्यू है 1000 वो ज़रब करेगी जो सा जी है वो 9.81 ज़रब 0.028 से
और आगे जो एच की वैल्यू अभी हमने ऊपर निकाली है, तो जवाब हमारे पास 37.931 किलो वाट जवाब आ जाएगा। आगे नीचे पावर सप्लाई बाय अक्यूमुलेटर बराबर है नेट लोड ज़रब लिफ्ट डिवाइड बाय 1000 ज़रब टाइम। नेट लोड हमने निकाला है रैम का, वो कितना था 66,500, उसको ज़रब किया है 8 से और तकसीम गया 1000 से और ज़रब उससे किया है 100 टाइम, जो सा टाइम हमने ऊपर निकाला था उससे तकसीम किया तो हमारे पास आ गया 5.32 किलो वाट, जो सी हमारे पास जो पावर सप्लाई हुई है उससे अक्यूमुलेटर से। अब कुल पावर कितनी आई है वो हमने क्या करना है कि हमने जो पावर पंप से डिलीवर हुई है और जो पावर हमें अक्यूमुलेटर से मिली है, जो हमने सप्लाई की थी उससे, तो वो हम जमा करेंगे और हमारे पास आ जाएगा कि हमने कुल जो सी पावर है जो हमने सप्लाई की है वो जो से वो कितनी है। वो हमने 37.931 को जमा किया 5.32 में और हमारे पास जवाब आ गया 43.251 किलो वाट। और ये हमारे पास आ गया कि हमने कुल जो सी है रेजिस्टेंस जो हमने रेजिस्टेंस थी उसको मिला के जो निकाल के जो सब कुछ हमने उसे डिलीवर किया है पावर, वो आ गया हमारी। अब आगे भाई की बारी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है और मेरा आज का टॉपिक डिफरेंशियल हाइड्रोलिक अकोमोडेटर है। बेसिकली ये एक ऐसी डिवाइस है जिसमें हाई प्रेशर लिक्विड को स्टोर किया जाता है। इसमें एक हम क्लोज कंटेनर यूज़ करते हैं जिसके अंदर हम लिक्विड को अंडर प्रेशर स्टोर करते हैं। जो हाइड्रोलिक एनर्जी हम स्टोर कर रहे हैं क्लोज कंटेनर के अंदर, इसे हम प्रेस एनर्जी भी कह सकते हैं, क्योंकि जो हम हाइड्रोलिक एनर्जी अकोमोडेटर में स्टोर कर रहे हैं वो इन द फॉर्म ऑफ प्रेस एनर्जी होती है, जो कि मुख्तलिफ हाइड्रोलिक मशीनरी को ऑपरेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। मसलन हाइड्रोलिक लिफ्ट होगी या हाइड्रोलिक क्रेन या हाइड्रोलिक प्रेस हो गया। इट इज़ अ डिवाइस इन विच द लिक्विड इज स्टोर्ड एट अ हाई प्रेशर बाय अ कंपैरेटिवली स्मॉल लोड ऑन द रैम। यहाँ पर एक बेसिक डिफरेंस जो डिफरेंशियल हाइड्रोलिक अकोमोडेटर और सिंपल हाइड्रोलिक अकोमोडेटर में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि जो सिंपल हाइड्रोलिक अकोमोडेटर है उसमें रैम के ऊपर हमें हैवी लोड चाहिए होता है। जो प्रेशर इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर को अचीव करने के लिए हमें हैवी लोड चाहिए होता है, जिसके मुतबादल हम जो डिफरेंशियल हाइड्रोलिक अकोमोडेटर यूज़ कर रहे हैं हमें इसमें इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर को अचीव करने के लिए स्मॉल लोड ही ज़रूरी होता है, स्मॉल लोड ही चाहिए होता है। इसके लिए हैवी लोड की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके बाद हमारे मेन पार्ट्स हैं जो it consists of fixed vertical cylinder of small diameter. The fixed vertical cylinder is surrounded by a closely fitting brass bush which is surrounded by an inverted moving cylinder having circular project collar at the base on which weights are placed. इसमें हमें सबसे पहले जो पार्ट है वो है वर्टिकल जो फिक्स सिलेंडर है। इसके जो वर्टिकल फिक्स सिलेंडर है इसके दोनों हर तमाम साइड पर जो ब्रास बुश की लाइनिंग की होती है और इसके ऊपर एक और सिलेंडर होता है जिसे हम इन्वर्टेड मूविंग सिलेंडर कहते हैं, जो इसके ऊपर मूव कर सकता है ऊपर या नीचे। इसके बाद जो इन्वर्टेड मूविंग सिलेंडर है उसके निचले सिरे पर यानी बेस पर कॉलर बने होते हैं जिन्हें हम सर्कुलर प्रोजेक्टेड कॉलर कहते हैं, जिन पर हमने वेट या लोड प्लेस किए होते हैं या लटकाए होते हैं ताकि हम जो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर है वो अचीव कर सकें इन लोड के ज़रिए। इसके बाद जो इसकी वर्किंग है उसमें सबसे पहले रेजर वायर होती है जिससे फ्लूइड पंप में फ्लूइड जो लिक्विड है वो आता है। पंप के बाद इनलेट वेल्व लगा होता है जहां से हाइड्रोलिक लिक्विड अकोमोडेटर में आता है। अकोमोडेटर के बाद आउटलेट वेल्व लगा होता है जो कि हाइड्रोलिक मशीनरी तक पहुंचाने में मदद करता है। हाइड्रोलिक मशीनरी को ऑपरेट करने के लिए जो भी हाइड्रोलिक क्रेन वगैरह है उनको ऑपरेट करने के लिए, जो हाइड्रोलिक मशीनरी को ऑपरेट करने के लिए जो आउटलेट वाल्व है उसके ज़रिए हम प्रेशर एनर्जी को हाइड्रोलिक मशीनरी तक पहुंचा सकते हैं। इसमें मेन जो फंक्शन है इसका, द लिक्विड फ्रॉम द पंप इज सप्लाइड टू द फिक्स्ड वर्टिकल सिलेंडर। सबसे पहले जो लिक्विड है वो पंप से फिक्स्ड वर्टिकल सिलेंडर में एंटर होता है जो कि फिक्स सिलेंडर के स्मॉल डायामीटर में ऊपर की जानब बढ़ता है। इसके बाद इन्वर्टेड मूविंग सिलेंडर है
उसमें जो पानी वाटर जो लिक्विड यूज़ हो रहा है जो मूविंग सिलेंडर से जो इन फिक्स सिलेंडर से होता हुआ मूविंग सिलेंडर में जाता है, वो जब इन्वर्टेड मूवेबल सिलेंडर में पहुंचता है तो वो एक फोर्स प्रेशर फोर्स अप्लाई करता है इन्वर्टेड मूवेबल सिलेंडर पर, जो कि उसे ऊपर लिफ्ट करता है ताकि इंटेंसिव प्रेशर को अचीव किया जा सके। ये जितना उसे ऊपर लिफ्ट करता है उसे हम एल डिस्टेंस कहते हैं, जिसे स्ट्रोक भी कहा जाता है। जब ये मैक्सिमम अपनी इन्वर्टेड मूविंग सिलेंडर मैक्सिमम अपनी लेंथ को डिस्टेंस को कवर कर लेता है तो लॉक हो जाता है। जब ये लॉक होता है तो उस वक्त हमारे पास जो एनर्जी स्टोर होती है अकोमोडेटर में, वो हमारे पास हाइड्रोलिक एनर्जी होती है। इसको एक दफा देखना, द लिक्विड मूव्स अप थ्रू द स्मॉल डायमीटर ऑफ फिक्स्ड वर्टिकल सिलेंडर एंड देन एंटर्स द इन्वर्टेड सिलेंडर। The water exerts an upward pressure force on the internal annular area of the inverted moving cylinder. ये जो रैम है इसके इर्द गिर्द का एरिया जो है इसे इंटरनल एनुलर एरिया कहते हैं। इसी में ही प्रेशर फोर्स जो लग रही है वेट की वजह से, जो इसे ऊपर उठा रही है लिफ्ट कर रही है इन्वर्टेड मूवेबल सिलेंडर को, इस एरिया को इंटरनल एनुलर एरिया कहते हैं। इंटरनल एनुलर एरिया और जो ब्रास बुश का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये दोनों इक्वल होते हैं एक दूसरे के, ये बराबर होते हैं। When the inverted moving cylinder moves up, the hydraulic energy is stored in the accumulator. जब अकोमोडेटर में एनर्जी स्टोर हो जाती है, इसके बाद आउटलेट अकोमोडेटर के बाद आउटलेट वेल्व लगा होता है। आउटलेट वेल्व जो है वो एक हिसाब से उसे सेट किया जा सकता है। सेट इस तरह किया जा सकता है अगर हमें आउटलेट के बाद जो मशीनरी हाइड्रोलिक मशीनरी मसलन हाइड्रोलिक लिफ्ट है जो, उसे लिफ्ट अप करने के लिए हमें 5 बार प्रेशर जो दरकार है और पीछे हमने जो स्टोर किया हुआ प्रेशर वो 25 या 30 बार है, तो हम उस आउटलेट वेल्व को इस तरह सेट करेंगे कि वो आगे सिर्फ 5 बार ही प्रेशर आगे कन्वर्ट करे, बाकी पीछे ही रहे सारा प्रेशर। और जो इसमें पंप यूज हो रहा है जो इनलेट वेल्व से लिक्विड को हाई प्रेशर के जरिए आगे मुंतकिल कर रहा है फिक्स सिलेंडर के स्मॉल डायमीटर में, वो पंप बेसिकली रेसिप्रोकेटिंग पंप यूज होता है यहाँ पर। उसकी मेन वजह यह है कि यहाँ पर रेसिप्रोकेटिंग पंप यूज करने की मेन वजह यह है कि हमें यहाँ पर हाई प्रेशर जो लिक्विड चाहिए, तो इनलेट जो रेसिप्रोकेटिंग वाल्व से जो लोड जो लिक्विड निकलता है वो हाई प्रेशर हो जाता है, तो बाद में जाके जो सिलेंडर है फिक्स्ड मूव सिलेंडर है उसकी इन स्मॉल डायमीटर में एंटर हो जाता है। इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोलिक अकोमोडेटर। Accumulators are devices used to store fluid power to do following: dampen pulsation and shocks of the periodic nature, increase the speed of operational circuit, clamping devices to hold the jaw, vices and fixtures, standby power supply circuits, agricultural machinery and equipment, forestry equipment, oil field and offshore, machine tools and off-road equipment, mining machinery and equipment, mobile and construction equipment, suspension in vehicle. Thank you. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमजा ज़फ़र है, रोल नंबर 03, और आज का जो मेरा टॉपिक है न्यूमेरिकल एक्सप्लेन करने हैं। जी, पहला प्रॉब्लम है, द डायामीटर ऑफ टू पोर्शंस ऑफ द रैम ऑफ ए डिफरेंशियल अकोमोडेटर आर 150 मिलीमीटर एंड 140 मिलीमीटर रिस्पेक्टिवली। रैम के लिए हमें 2 डायामीटर दिए गए हैं। जो बड़ा डायामीटर है कैपिटल डी वो हमारे पास 150 मिलीमीटर है, और जो स्मॉल डायामीटर है वो हमारे पास है 140 मिलीमीटर। द स्ट्रोक बीइंग 1.25 मीटर, और जो उसकी स्ट्रोक लेंथ है वो हमारे पास 1.25 मीटर है। इफ द अकोमोडेटर इज सप्लाइड विद वाटर at pressure 1200 meter of water, find load on the RAM and the capacity। इसके अंदर हमने लोड फाइंड करना है जो कि रैम के ऊपर है, और उसकी कैपेसिटी भी फाइंड करनी है जो कि रैम के ऊपर है। गिवन डाटा देख लेते हैं। जो हमें डायामीटर दिए गए हैं मिलीमीटर के अंदर, उनको सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद स्ट्रोक लेंथ है हमारे पास 1.25 मीटर है, और एक प्रेशर हेड दिया गया है जो कि 12 मीटर है। लोड ऑन द रैम एंड द कैपेसिटी फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो हमारे पास फार्मूला है वो है जी लोड ऑन द रैम मल्टीप्लाई बाय स्ट्रोक लेंथ। लेकिन गिवन डाटा के अंदर हमारे पास लोड ऑन द रैम जो है ना वो नहीं है। सबसे पहले उसको फाइंड करेंगे। उसको फाइंड करने के लिए हमें प्रेशर की भी जरूरत है,
तो प्रेशर के लिए हमारे पास गिवन डाटा है जी, प्रेशर ऑन द रैम को फाइंड करेंगे और उसके लिए हमारे पास फार्मूला है P इज इक्वल टू WH। W हमारे पास 9.81 होता है, उसको हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया है यूनिट के लिए, और उसको जो हमारे पास प्रेशर हेड हाइट है, जिसको हम बेसिकली हाइट कहते हैं, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्रेशर ऑन द रैम आएगा। और उस प्रेशर ऑन द रैम को हम मल्टीप्लाई करेंगे एरिया के साथ, तो हमारे पास लोड ऑन द रैम आएगा। और उस लोड ऑन रैम को जो है कैपेसिटी ऑफ द रैम के फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास उसकी कैपेसिटी फाइंड होगी। लेट्स पहले लोड ऑन द रैम को देख लेते हैं। प्रेशर इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया, एरिया हमारे पास 2 है, इसलिए पाई/4 कैपिटल डी का स्क्वायर माइनस स्मॉल डी का स्क्वायर लगेगा। वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया वो आया था 6.8 किलो न्यूटन। अब हम कैपेसिटी ऑफ द रैम की तरफ चलते हैं। लोड ऑन द रैम मल्टीप्लाई बाय स्ट्रोक लेंथ। लोड ऑन द रैम जो कि हम भी अभी हमने फाइंड की 26.8, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं स्ट्रोक लेंथ के साथ, जो कि हमारे पास 33.5 किलो न्यूटन आंसर आ रहा है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ फाइंड करनी थी वो थी कैपेसिटी, और उस कैपेसिटी को हम किलोवाट आवर में करने के लिए, यूनिट चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे और 60 मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे, क्योंकि उसको आर में कर रहे हैं। तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 0.0093 किलोवाट आवर। जी, दूसरा न्यूमेरिकल है जी, अ हाइड्रोलिक अकोमोडेटर हैज़ स्लाइडिंग रैम ऑफ 400 मिलीमीटर डायामीटर। जो हमारे पास रैम गिवन है उसका डायामीटर है 400 मिलीमीटर, व्हिच स्लाइड्स थ्रू 7.5 मीटर इन 3 मिनट्स ड्यूरिंग इट्स वर्किंग स्ट्रोक। और वर्किंग 3 मिनट में जो उसके वर्किंग स्ट्रोक है उसके अंदर उसकी जो स्ट्रोक लेंथ है वो 7.5 मीटर है। व्हाइल वेट ऑन द रैम इंक्लूडिंग इटसेल्फ वेट इज इक्विवेलेंट टू 300 किलोमीटर। और जबकि रैम के ऊपर जो वेट अप्लाई किया गया है वो 300 किलो न्यूटन है, लेकिन इसके अंदर रैम का अपना वेट भी शामिल है, नेट वेट नहीं है। ये रैम का वेट के साथ उसके ऊपर जो वेट लगाया गया है वो दोनों प्लस करके 300 किलो न्यूटन दिए गए हैं। द पंप सप्लाइज वाटर एट 0.009 मीटर क्यूब पर सेकेंड रेट एंड पैकिंग फ्रिक्शन अमाउंट्स टू 4% ऑफ टोटल लोड। टोटल लोड के ऊपर जो पैकिंग फ्रिक्शन है वो 4% है, और हमने 3 चीज़ें उसको फाइंड करनी है। सबसे पहली चीज़ है जी प्रेशर इंटेंसिटी ऑफ वाटर, and then power delivered to machine supplied by accumulator, and then power required to drive the pump having efficiency 72%। प्रेशर इंटेंसिटी ऑफ वाटर को फाइंड करने के लिए हमारे पास जो है ना एक फार्मूला है, नेट लोड ऑन द स्लाइडिंग रैम डिवाइडेड बाय डायामीटर ऑफ द स्लाइडिंग रैम। हमारे पास जो डायामीटर दिया गया है स्लाइडिंग रैम का वो 400 मिलीमीटर है। उसको पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन हमारे पास नेट लोड भी नहीं है। नेट लोड निकालने के लिए हम जो है वेट ऑन रैम इंक्लूडिंग सेल्फ वेट, यानी कि जो 300 किलो न्यूटन हमें उसने रैम के वेट के साथ 300 दिया गया ना, उसके साथ जो पैकिंग फ्रिक्शन है सॉल्व करेंगे तो हमारे पास उसका नेट वेट जो है ना रैम का अपना वो 12 निकलेगा, जो कि माइनस करेंगे तो हमारे पास वेट अप्लाइड ऑन द रैम जो है ना नेट वेट वो निकल आएगा। रैम का जो अपना वेट है वो वहाँ से माइनस कर दिया गया। फिर हमारे पास नेट लोड ऑन द स्लाइडिंग रैम भी अब मौजूद है, और उसके साथ डायामीटर भी है। तो प्रेशर इंटेंसिटी ऑफ वाटर के फार्मूले में लगाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2293 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और दूसरे नंबर पे फाइंड करना है जी पावर डिलीवर टू द मशीन सप्लाइड बाय अकोमोडेटर। ये कुछ टर्म्स हैं जिसमें हमारे पास टोटल डिस्चार्ज ऑफ वाटर सप्लाई टू द मशीन, जो मशीन को टोटल डिस्चार्ज है ना वाटर का जो कि मशीन को सप्लाइड की जा रही है उसको कैपिटल क्यू से जाहिर किया जा रहा है, जबकि डिस्चार्ज ऑफ वाटर सप्लाइड बाय द पंप है वो उसको स्मॉल क्यू से डिनोट किया गया है, जो कि क्वेश्चन में गिवन भी है 0.009 मीटर क्यूब पर सेकेंड। एल हमारे पास स्ट्रोक लेंथ है, और नीचे उसने बताया जी एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई किया। फार्मूला है एरिया लेंथ इज इक्वल टू कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू इनटू टाइम। और इधर से हम सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे, क्यू को जो है हमने फाइंड करना है, बाकी डाटा हमारे पास गिवन है, टाइम भी है। उसको कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई किया है ताकि वो सेकंड में हो जाए, और एरिया की वैल्यू लगाएंगे, उसके साथ लेंथ मल्टीप्लाई करेंगे और क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे, वो हमारे पास आएगी 0.0142 मीटर क्यूब पर सेकेंड। और साथ साथ पावर डिलीवर टू द मशीन जो है वो हमारे पास है, उसका फार्मूला जी प्रेशर इंटेंसिटी ऑफ द वाटर मल्टीप्लाई द टोटल डिस्चार्ज ऑफ द वाटर सप्लाइड। दोनों चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, इनको सॉल्व करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तीसरी चीज़ फाइंड करने वाली है जी पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द पंप।
पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द पंप, हमारे पास फार्मूला है P मल्टीप्लाई बाई Q ओवर N, जिसमें P है जी प्रेशर इंटेंसिटी, Q जो है डिस्चार्ज ऑफ द वाटर है सप्लाइड बाय द पंप है, जो कि पंप का डिस्चार्ज, पानी का डिस्चार्ज है ना जो पंप ने सप्लाई किया, ये वो वाला Q है। और नीचे एफिशिएंसी है 72%, उसको 100 से डिवाइड किया और आगे सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल दिया 28.66 किलोवाट। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अबू बकर है और रोल नंबर है मेरा 36। सो मुझे जो टॉपिक दिया गया है वो है इंट्रो एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर। इसमें हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर होता क्या है, इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, ये इसका ओवरव्यू है जिसमें इसका इंट्रोडक्शन है, कंस्ट्रक्शन है इसकी, etc। नेक्स्ट पेज प्लीज। हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर में इसका इंट्रोडक्शन है कि हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर इज अ डिवाइस व्हिच इंक्रीजेस द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर ऑफ गिवन लिक्विड विद द हेल्प ऑफ लो प्रेशर लिक्विड ऑफ लार्ज क्वांटिटी। ठीक है, ये बता रहा है कि ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर को लो प्रेशर लिक्विड की मदद से जो है ना इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, इट फाइंड इट्स एप्लीकेशन एट अ प्लेस वेयर लिक्विड इज़ वेरी हाई प्रेशर। इसको उधर यूज़ किया जाता है या जहाँ पर जो है हमारे पास जो बहुत ज़्यादा प्रेशर रिक्वायर्ड हो, इज़ टू डेवलप्ड फ्रॉम अवेलेबल प्रेशर। जो हमारे पास जो प्रेशर अवेल होता है उसकी मदद से इसको जो है ना इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ लॉक्ड लोकेटेड बिटवीन द पंप एंड द मशीन दैट नीड्स हाई प्रेशर लिक्विड फॉर ऑपरेशन। ये जो है ये जनाब लोकेटेड होता है पंप और मशीन के दरमियान। नेक्स्ट, अच्छा इसमें टाइप्स ऑफ इंटेंसिफायर हैं, इसकी किस्म जो है वो दो जो है इसकी टाइप्स हैं। इसमें सिंगल एक्टिंग इंटेंसिफायर है और डबल या डुअल एक्टिंग इंटेंसिफायर है। सिंपल जो सिंगल एक्टिंग इंटेंसिफायर है इसमें इट सप्लाइज हाई प्रेशर लिक्विड ड्यूरिंग डाउनवर्ड स्ट्रोक। इट्स मीन ये है कि जब जो डाउनवर्ड स्ट्रोक जो जिसमें लगती है ना, इसको जो है ना हम कहते हैं सिंगल एक्टिंग इंटेंसिफायर। डबल में क्या होता है, डुअल एक्टिंग इंटेंसिफायर इट गिव कंटिन्यूसली सप्लाई, जहां पर हमें सप्लाई जो है वो कंटिन्यूसली चाहिए होती है ना, उसमें हम यूज करते हैं डबल एक्टिंग इंटेंसिफायर। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा इसमें जो मेन पार्ट्स ऑफ हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर, इसके जो मेन पार्ट्स हैं वो कौन से हैं, इसमें जो फर्स्ट है वो है फिक्स्ड रैम, सेकंड स्लाइडिंग सिलेंडर ऑफ रैम, ठीक है, थर्ड है फिक्स्ड सिलेंडर और फोर्थ है वॉल्व। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर, इसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह की बनी है। A hydraulic intensifier consists of fixed ram surrounded by a sliding cylinder, which is itself encased in a bigger and fixed cylinder. इसका एक जो ऊपर वाला हिस्सा है जो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले आता है उसको हम कहते हैं फिक्स्ड रैम, जो कि स्लाइडिंग सिलेंडर से जो है ना सराउंडेड होता है। ठीक है, द स्लाइडिंग सिलेंडर कंटेन्स वाटर एट हाई प्रेशर। दूसरा जो हिस्सा है वो है स्लाइडिंग सिलेंडर, जो अप एंड डाउन स्लाइड करता है विद कंटेन्स हम हाई प्रेशर वाटर की निस्बत से वो जो ऊपर अप एंड डाउन जो है ना वो स्लाइड करता है। थर्ड ऑप्शन है जी द लार्ज फिक्स्ड सिलेंडर, वाटर फ्रॉम मेन सप्लाई एट लो प्रेशर। जो थर्ड इसका ऑप्शन है वो भी फिक्स्ड सिलेंडर है, लार्ज फिक्स्ड सिलेंडर। ठीक है, ये वाटर इसमें जो है ना वो वाटर होता है, ठीक है, जिसकी मदद से जो है ना ये हमें आगे जिसको हमने पावर देनी होती है, जिस पावर से हमने काम लेना होता है ना, तो ये इसके थ्रू जो है ना वो वाटर जो है ना या एयर है जिससे आपने वो काम लेना, एयर है या वाटर है, इसमें चूंकि वाटर यूज हो रहा है तो इसलिए हम जो वाटर है ना वो नीचे प्रेशर की मदद से जो है ना वो हम जिस चीज़ से हमने काम लेना ना, तो वो उसके लिए इस्तेमाल होगा। इसमें सबसे पहले क्या आता है, सप्लाई वाटर है जहाँ से पानी जो है ना एंटर होता है, जो फर्स्ट स्टेज है इसकी। सेकंड में जो पंप है जिसने पंप ने पानी को आगे जो है ना वो पंप करना है इंटेंसिफायर के अंदर, और इंटेंसिफायर जो है वो लास्ट स्टेज होती है जिससे आगे जो है हमारा जिसको हमने पावर देनी होती है, लाइक क्रेन है या लिफ्टर है, तो उसको हम पावर दे के जो वर्क रिक्वायर्ड होता है वो हम ले लेते हैं। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद जैन है और मेरा रोल नंबर 11 है। मेरा आज इस प्रेजेंटेशन में टॉपिक वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर है। इस टॉपिक में हम हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर की वर्किंग के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर की कंस्ट्रक्शन में हमने पढ़ा कि इसमें मेन 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें से एक फिक्स सिलेंडर, एक फिक्स्ड रैम और एक स्लाइडिंग सिलेंडर होता है। इसमें 4 वाल्व्स मौजूद होते हैं। V1 जो फिक्स्ड रैम के साथ होता है,
V2 भी फिक्स टाइम के साथ होता है, जिससे हमारा रिक्वायर्ड फ्लूइड है जो मशीनरी तक पहुंचता है। V3 जो एग्जॉस्ट के लिए इस्तेमाल होता है, और V4 जहां से हमारी मेन सप्लाई आती है। A large quantity of liquid at low pressure from supply enters the fixed cylinder through a valve V4. वाल्व V4 के जरिए हमारी मेन सप्लाई से लो प्रेशर लिक्विड की मखसूस मिकदार फिक्स सिलेंडर में दाखिल होती है। Same time the sliding cylinder lies at bottom of the stroke. जैसे ही लो प्रेशर लिक्विड फिक्स सिलेंडर में दाखिल होता है, उसी वक्त हमारा स्लाइडिंग सिलेंडर अपनी बॉटम पोजीशन पर मौजूद होता है। The valve V4 and V2 are then closed. जैसे ही लो प्रेशर लिक्विड फिक्स सिलेंडर में दाखिल होता है, वाल्व V4 V2 को बंद कर दिया जाता है। एंड वाल्व V1 is opened, और वाल्व V1 को ओपन कर दिया जाता है। Hence low pressure liquid from supply enters the sliding cylinder through valve V1. जैसे ही वाल्व V1 को ओपन किया जाता है, तो लो प्रेशर लिक्विड हमारे स्लाइडिंग सिलेंडर में दाखिल होना शुरू हो जाता है। एंड वाल्व 3 ओपन which allows the low pressure liquid from fixed cylinder to discharge to exhaust. उसी वक्त हम वाल्व V3 को भी ओपन कर देते हैं, जिससे हमारे फिक्स सिलेंडर में मौजूद लो प्रेशर लिक्विड को एग्जॉस्ट के जरिए डिस्चार्ज किया जा सके। Therefore sliding cylinder moves upward. उसी वक्त हमारा जैसे हम वाल्व V3 को ओपन करते हैं और वाल्व V1 के जरिए आने वाले लो प्रेशर लिक्विड स्लाइडिंग सिलेंडर को ऊपर की तरफ धकेलता है, जिससे फिक्स सिलेंडर में मौजूद लिक्विड वाल्व V3 के जरिए एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। When sliding cylinder reaches its topmost position, the inside space of sliding cylinder is full of low pressure liquid. जैसे ही स्लाइडिंग सिलेंडर अपने टॉप मोस्ट पोजीशन पर पहुंचता है, तो V1 वाल्व से आने वाला लो प्रेशर लिक्विड स्लाइडिंग सिलेंडर में मौजूद खाली जगह में मुकम्मल तौर पर भर जाता है। देन वाल्व V1 एंड वाल्व V3 आर क्लोज। उसी वक्त वाल्व V1 और वाल्व V3 को बंद कर दिया जाता है, ताकि मजीद लिक्विड स्लाइडिंग सिलेंडर में दाखिल ना हो सके। एंड वाल्व V2 एंड वाल्व V4 आर ओपन, और वाल्व V4 और वाल्व V2 को ओपन कर दिया जाता है। The low pressure liquid from the supply enters large fixed cylinder and forces the sliding cylinder to move downward. जैसे ही वाल्व V4 को ओपन किया जाता है, तो हमारा मेन सप्लाई से आने वाला लो प्रेशर लिक्विड स्लाइडिंग फिक्स सिलेंडर में दाखिल होना शुरू होता है, और इसमें पहले से मौजूद हाई प्रेशर लिक्विड को फिक्स सिलेंडर में मौजूद लो प्रेशर लिक्विड स्लाइडिंग सिलेंडर को नीचे की तरफ धकेलता है, जिससे फिक्स स्लाइडिंग सिलेंडर में मौजूद लो प्रेशर लिक्विड हाई प्रेशर लिक्विड में तब्दील होना शुरू हो जाता है। Hence the pressure of liquid inside the sliding cylinder increases as high pressure liquid is supplied to the hydraulic machine. स्लाइडिंग सिलेंडर में मौजूद लो प्रेशर लिक्विड का प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, जिससे वो हाई प्रेशर लिक्विड में तब्दील होता है और वाल्व V2 के जरिए हमारी मौजूदा मशीनरी तक पहुंच जाता है। ये थी हमारी वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर। अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर कि हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर यूज किन कामों के लिए और कहां पर होता है। एयर ऑपरेटेड हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर आर यूज्ड कॉमनली फॉर क्लैंपिंग, होल्डिंग, पंचिंग, प्रेसेस, जैक, टॉर्क रेंचेस एंड मोर। जो हमारा एयर ऑपरेटेड हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर होता है, जिसको हम एयर के प्रेशर से कंट्रोल करते हैं, उसको हम क्लैंपिंग के लिए, किसी चीज को होल्ड करने के लिए, पंचिंग के लिए, टॉर्क रेंचेस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इट इज यूज्ड इन हाइड्रोलिक प्रेसेस, क्रेन एंड लिफ्ट which requires liquid at very high pressure. अपने हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर को हम क्रेन्स, हाइड्रोलिक प्रेसेस, लिफ्ट में इस्तेमाल करते हैं, जहां हमें लिक्विड हाई प्रेशर तक चाहिए होता है। The high pressure cannot be obtained from main supply directly. It is located between pump and hydraulic machine. जैसे कि हम लो प्रेशर लिक्विड को डायरेक्टली मशीन तक नहीं पहुंचा सकते, इसीलिए
मशीन की वर्किंग के लिए हम पंप और मशीनरी के दरमियान हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर को इस्तेमाल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद हमजा सिद्दीक है और मेरा रोल नंबर है 39। अभी प्रीवियसली टॉपिक्स के अंदर चल रहा था हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर, तो अभी इसकी एक छोटी कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन करेंगे और उससे रिलेटेड फिर सम न्यूमेरिकल्स हैं उनको सोल्व करेंगे। तो इंटेंसिफायर की कैलकुलेशन में सबसे पहले हमारे पास है P1 इंटेंसिटी ऑफ लो प्रेशर इन फिक्स सिलेंडर। बिल्कुल राइट साइड पे आपको एक फिगर नजर आ रही है, इसके अंदर जो फिक्स सिलेंडर है, जो ऊपर वाली साइड पे बिल्कुल जहाँ से लो प्रेशर लिक्विड फ्रॉम सप्लाई वी वॉल्यूम 4 से जहाँ से एंटर हो रहा है, वहां पर जो लिक्विड है, लो प्रेशर लिक्विड, उसकी इंटेंसिटी को हम कह रहे हैं P1। और सेम इस तरह P2 इंटेंसिटी ऑफ हाई प्रेशर लिक्विड इन फिक्स्ड रैम, जो सबसे नीचे लगा हुआ है वॉल्यूम 1 के पास से। हमको पता है कि हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर के अंदर दो सिलेंडर्स होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं। एक सिलेंडर फिक्स होता है, एक मूवेबल होता है, और उसके बाद एक हमारे पास फिक्स्ड रैम होता है। तो ये इसके बाद हमारे पास A1 है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्लाइडिंग सिलेंडर, जो इसके अंदर नीचे लगा हुआ है। फिक्स सिलेंडर के अंदर जो नीचे लगा हुआ है सेंटर वाला पार्ट जो है, इसे हम कह रहे हैं मूवेबल सिलेंडर, स्लाइडिंग सिलेंडर। तो एरिया फाइंड करने का फार्मूला हमें पता है, वो होता है π/4d²। उसके बाद एरिया 2 जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ फिक्स्ड रैम, जो सबसे नीचे आपको अभी नजर आ रही है वॉल्यूम 1 के पास, जहाँ से इनलेट होना है लो प्रेशर लिक्विड फ्रॉम सप्लाई। यहाँ पर जो हमारे पास रैम लगा हुआ है इसका एरिया, और हमें अभी ये भी पता है कि एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला होता है π/4d²। उसके बाद D1 आउटर डायमीटर ऑफ स्लाइडिंग सिलेंडर है और D2 आउटर डायमीटर ऑफ फिक्स्ड रैम है। ये जो नीचे रैम लगी हुई है फिक्स्ड रैम, इसका जो डायमीटर है उसे हमने D2 से डिनोट किया है, और D1 को हमने स्लाइडिंग सिलेंडर जो बिल्कुल इसके ऊपर लगा हुआ है, इसको हमने D1 के साथ डिनोट किया है। अभी हम इसको फाइंड करेंगे, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द प्रेशर। अभी हमको पता है कि प्रेशर का फार्मूला जो होता है वो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, क्योंकि इस सारी जो हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर है इसके अंदर जो प्रेशर लग रहा है लिक्विड का, उसको अगर हमने फाइंड करना है तो उसके लिए हमें फार्मूला पता होना चाहिए। तो वो हमें पता है प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। लेकिन अब इसके अंदर हमने सबसे पहले फोर्स जो है उसको फाइंड करना है कि द फोर्स एक्सर्टेड बाय लो प्रेशर लिक्विड ऑन द स्लाइडिंग रैम इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो हमें फोर्स चाहिए, जो रिक्वायर्ड फोर्स है जो हमने लगानी है इसके ऊपर, कि कितने प्रेशर के कितनी फोर्स लगाएंगे कि हमारे पास सिलेंडर जो है वो स्लाइडिंग सिलेंडर जो है वो नीचे की तरफ मूव कर सकेगा। तो अगर हम उस फार्मूला को थोड़ा सा अरेंज करेंगे, F इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, तो एफ हम एक साइड पे ले जाएंगे तो P1A1 हो जाएगा। सेम इसी तरीके से अपवर्ड डायरेक्शन के लिए करेंगे। और इसके बाद हमें पता है कि इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है। इक्विलिब्रियम स्टेट ये होती है कि दो चीजें अगर हम बराबर क्वांटिटी के अंदर, यानी कि इक्वली अगर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे, तो वो हमारे पास इक्विलिब्रियम हो जाएगी। मीन अभी हमारे पास जो हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर है ये अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है। अगर हम इसकी अपवर्ड डायरेक्शन को और डाउनवर्ड डायरेक्शन को इक्वली कर देंगे, तो फिर ये जिस कंडीशन में आ जाएगा उसे हम कहेंगे कि ये हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर आ गया है। तो अभी हम इसको पुट करेंगे, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन को हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। इसके बाद अब हमारे पास P1A1 इज इक्वल टू P2A2 हो गया। अभी हम इसके अंदर पहला केस जो स्टडी कर रहे हैं, इसके अंदर अभी हम फ्रिक्शन लेस केस स्टडी कर रहे हैं। मीन जो स्लाइडिंग सिलेंडर और फिक्स्ड रैम वगैरह, इनके दरमियान कोई भी किसी भी किस्म की फ्रिक्शन नहीं हो रही है। तो अगर हमने P1 फाइंड करना होगा तो इसको हम अरेंज कर लेंगे, A1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अगर हमने P2 फाइंड करना है तो A2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। अभी इसके बाद दूसरा हमारे पास जो केस आता है वो ये होता है कि इसके अंदर फ्रिक्शन भी होती है। तो काइंडली हम पिछली स्लाइड खोलना जरा। इसके अंदर अभी आप देख रहे हैं कि ये जो स्लाइडिंग रैम जो सेंटर के अंदर शो हो रहा है, स्लाइडिंग रैम और सिलेंडर, इसकी और फिक्स्ड रैम है, या इसके पास या आपके पास ऊपर वाला फिक्स्ड रैम है, इन दोनों के दरमियान जब स्लाइडिंग सिलेंडर ने मूव करना है तो कोई ना कोई थोड़ी सी फ्रिक्शन जो है वो जरूर अकर होगी। उस फ्रिक्शन लॉस को अगर हम के से डिनोट कर देते हैं तो फिर हम उसके लिए 1 - k² का फॉर्मूला यूज करेंगे उस फ्रिक्शन को फाइंड करने के लिए। यानी कि इसके अंदर हमारे पास दो केसेस हैं, जिसके अंदर एक के अंदर हम फ्रिक्शन को निगलेक्ट कर रहे हैं और दूसरे के अंदर हम फ्रिक्शन को भी काउंट कर रहे हैं।
तो इन दो फार्मूलाज को यूज करते हुए आगे हम फर्दर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व करेंगे। पहला हमारे पास न्यूमेरिकल जो आ रहा है वो ये है कि फाइंड द प्रेशर इन स्मॉल सिलेंडर ऑफ एन इंटेंसिफायर if the pressure in the larger cylinder is 5.4 megapascal, the diameter of the smaller and larger plunger of the intensifier are 100 meters, 100 millimeters and 300 millimeters respectively. सोल्यूशन में हमारे पास जो गिवन दिया गया है, सबसे पहले हमारे पास प्रेशर दिया गया है वो है 5.4 मेगापास्कल। उसके बाद हमें डायमीटर दिया गया है 100 मिलीमीटर्स एंड फर्दर एक और डायमीटर हमें दिया गया है हमारे पास, वो कितने है 300 मिलीमीटर्स। तो अभी हम इन सबको कन्वर्ट कर लेंगे। जो 5.4 मेगापास्कल है इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो उसके लिए हमें इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻⁶ से, और इसी तरीके से डायमीटर मिलीमीटर में, इसको हमने मीटर में जब कन्वर्ट किया है तो 100 से 0.1 हो गया। 300 वाला जो था इसका हमारे पास जो डायमीटर आ गया है वो 0.3 आ गया है। अब इसको सॉल्व करेंगे इस तरीके से कि लेट प्रेशर इज इन स्मॉल सिलेंडर। जो हमारे पास स्मॉल नीचे वाला सिलेंडर था उसके अंदर जो प्रेशर है वो कितना है। अभी हम इस बात को जानते हैं कि हमने अगर एरिया फाइंड करना हो तो इसका जैसे अभी हमने ऊपर फॉर्मूला यूज किया था वो था π/4d²। तो सिंपली ऐसे हम वैल्यूज को पुट करेंगे स्मॉलर सिलेंडर के लिए। तो स्मॉलर सिलेंडर के अंदर हमारे पास जो पहला डायमीटर था वो 0.1 था। सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे, जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.00255 मीटर स्क्वायर। लार्जेस्ट सिलेंडर का भी डायमीटर बिल्कुल इसी तरीके से हम फाइंड करेंगे। एरिया इज इक्वल टू होता है π/4d², और सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे π/4 इंटू d² की वैल्यू 0.3 है, इसका स्क्वायर ले लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 0.0225 मीटर स्क्वायर। वी ऑल्सो नो द प्रेशर इन लार्जर सिलेंडर। अभी हमने जो ऊपर एक इक्वेशन इक्विलिब्रियम की रख के सॉल्व की थी, मीन P1A1 इज इक्वल टू P2A2, इसी इक्वेशन को हमने यहाँ पर यूज किया है। थोड़ा सा हमने अरेंज कर लिया। अरेंज करने के बाद हमने लेफ्ट साइड के ऊपर हमने इस वैल्यूज को पुट कर दिया। हमारे पास जो प्रेशर आ रहा है, प्रेशर जिसको हमने कन्वर्ट किया हुआ है 5.4 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के अंदर। हम सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे, एरिया दो और जो स्मॉलर सिलेंडर का और लार्जर सिलेंडर का, उन दोनों की वैल्यूज को पुट कर देंगे। और अभी हमने जो एक प्रेशर जो है फाइंड करना है, तो उस प्रेशर को फाइंड करने के लिए इसके अंदर हमने सिंपली वैल्यूज को पुट किया और सोल्व किया। हमारे पास प्रेशर आ गया है एंड पे 0.6 मेगापास्कल। तो ये वो प्रेशर है जो हमें चाहिए था। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, an hydraulic intensifier gets the low pressure liquid at a pressure of 40 bar and deliver it to a machine at a pressure of 160 bar. If the intensifier has a capacity of 0.021 meter cube and the stroke 1.2 meter, calculate the diameter of the fixed ram and the sliding cylinder to be used for this intensifier. इसके अंदर हमने दो डायमीटर्स हैं वो हमने फाइंड करने हैं। तो सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास सबसे पहले इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर ऑफ लो प्रेशर लिक्विड P1 हमारे पास कितनी है 40 बार। 40 बार अभी हमने इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट कर लेना है। मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसको 10⁻⁵ से। इसी तरीके से हाई प्रेशर वाला P2 है, उसकी हमारे पास जो प्रेशर दिया गया था बार के अंदर था वो हमारे पास 160 था। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको भी 10⁵ से मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद हमारे पास कैपेसिटी जो है इंटेंसिफायर की वो हमें गिवन है 0.021 मीटर क्यूब। स्ट्रोक लेंथ जो है हमारे पास वो 1.2 है, जिसको हम L भी कह सकते हैं। तो अभी हमने इसके अंदर फाइंड करना है डायमीटर फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले कैपेसिटी ऑफ इंटेंसिफायर हमें पता है कि वॉल्यूम के इक्वल होता है, और वॉल्यूम हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रोक की लेंथ जो है मीन L और इनटू एरिया ऑफ फिक्स्ड रैम। जो सबसे नीचे हमारे पास फिक्स्ड रैम लगा, ऊपर वाला हमारे पास जो फिक्स्ड रैम लगा हुआ है, जो जिसने ऊपर मूव करना है, जो फिक्स्ड रैम लगा हुआ है जिसके अंदर हमारा स्लाइडिंग सिलेंडर मूव करेगा, उसकी हमारे पास जो स्ट्रोक लेंथ है वो हमारे पास 1.2 है, और एरिया ऑफ फिक्स रैम जो है वो A2 हमने फाइंड करना है। कैपेसिटी ऑफ इंटेंसिफायर हमें गिवन है, तो यहाँ से हमने एरिया A2 को इसी साइड पे रहने देंगे। 0.021 इस साइड पे है, 1.2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आगे डिवाइड हो जाएगा। तो इस सारे को हम सोल्व करेंगे तो A2 हमारे पास जो आ जाएगा वो होगा 0.0175 मीटर स्क्वायर। अभी हमें पता है कि एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला होता है π/4d²। तो ये D2 की बात कर रहे हैं,
तो इसी तरीके से अभी हम D2 को इसी साइड पे रहने देंगे और π/4 जो है इसको दूसरी साइड के ऊपर ले जाएंगे। 4 इधर डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और पाई इधर मल्टीप्लाई हो रहा होगा, वो इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे और एंड पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.149 मीटर। अभी हम इस मीटर को कन्वर्ट कर लेंगे मिलीमीटर के अंदर, तो वो हमारे पास आ जाएगा 149 मिलीमीटर। अभी इसी तरीके से अभी हमें पता है कि हमने ऊपर एक इक्विलिब्रियम वाली स्टेट यूज की थी जिसके अंदर हमने P1 A1 को इज इक्वल टू रख लिया था P2 A2, यानी कि अपवर्ड इज इक्वल टू डाउनवर्ड डायरेक्शन की जो मोशन थी सारी को। अभी इसके अंदर हम सिंपली वैल्यूज को पुट करेंगे। हमारे पास P1 की वैल्यू हमारे पास आ रही है, P1 की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो 40 बार आ रही है, जिसको हमने कन्वर्ट किया हुआ है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के अंदर, वो वैल्यू हम पुट करेंगे। उसके बाद A1 हमने जो फाइंड करना है, A1 हमने फाइंड करना है। इसी तरीके से P2 A2 की वैल्यूज को हम पुट करेंगे और इस सारे को सिंप्लीफाई करने के बाद A1 हमारे पास आ जाएगा वो 0.07 मीटर स्क्वायर। अभी हमें पता है कि एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला होता है π/4 d स्क्वायर। इस तरीके से d स्क्वायर की वैल्यू D1, यहाँ पर हम D1 की बात कर रहे हैं, तो D1 यहाँ पे 4 डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से पाई यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा होगा, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। और अभी हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा, डायमीटर आएगा, वो आएगा 0.298 मीटर। एंड देन हम इसको फर्दर कन्वर्ट कर लेंगे मिलीमीटर के अंदर, तो हमारे पास जो आंसर आएगा 298 मिलीमीटर आ जाएगा। रिक्वायर्ड जो हमें कंडीशंस थी उसके अंदर हमने फाइंड करना था डायमीटर, और दोनों डायमीटर्स D1 एंड D2 हमने फाइंड कर लिए हैं। एक और एग्जांपल को हम देख लेते हैं। उसमें ये है कि एन इंटेंसिफायर हैज 150 मिलीमीटर डायमीटर एंड स्लाइडिंग सिलेंडर ऑफ 900 millimeter diameter. If there is a 10% loss due to friction in each packing and supply pressure is 500 kilopascal, find the water pressure leaving the cylinder. इसके अंदर हमने प्रेशर को फाइंड करना है और इस न्यूमेरिकल के अंदर एक जो चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये कि हमने पहले दो न्यूमेरिकल्स जो किए हैं इसके अंदर हमने फ्रिक्शन को निगलेक्ट किया है, बट इन दिस न्यूमेरिकल वी आर नॉट निगलेक्टिंग द फ्रिक्शन बिकॉज फ्रिक्शन इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ स्लाइडिंग हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर। तो अभी हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। वी नो गिवन डाटा के अंदर हम देख लेते हैं कि डायमीटर हमारे पास 150 मिलीमीटर है, इसको हमने फर्दर कन्वर्ट कर लिया 0.15 मीटर के अंदर। और उसके बाद डाया हमारे पास जो दूसरा वाला है, जो बड़ा डायामीटर है, वो हमारे पास है 900 मीटर। इसको भी हमने कन्वर्ट कर लिया है, तो ये 0.9 मीटर के अंदर आ गया। 900 मिलीमीटर के अंदर था, इसको हमने फर्दर कन्वर्ट किया तो ये 0.9 मीटर के अंदर आ गया। फ्रैक्शन को हमें यहाँ पे शो किया गया है 10%, यानी कि वो हमें बता रहे हैं कि 10% फ्रिक्शन लॉस हो रहा है। के की वैल्यू हमारे पास 10 के मीन हमारे पास है 10%। इसको अगर हम आगे फर्दर जरा सॉल्व कर लेते हैं, इसकी परसेंटेज को खत्म करते हैं, तो वो हमारे पास आ जाता है 0.1। एंड प्रेशर हमारे पास जो गिवन है वो 500 किलो पास्कल है। इसको हमने कन्वर्ट कर लिया है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के अंदर, तो उसके लिए हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है 10⁻³ के साथ। वी नो दैट द एरिया ऑफ इंटेंसिफायर इज इक्वल टू π/4 d square. We are putting the values of d and here we get the answer is 0.0177 meter square. And now we are going to further find the area of sliding cylinder. We know the formula of area is equal to π/4 d square, and further we put the values of diameter here and get the answer is 0.6362 meter square. वाटर प्रेशर लिविंग द सिलेंडर, वी नो कि हम इसके अंदर जो फ्रिक्शन वाला फैक्टर है इसको निगलेक्ट नहीं कर रहे, तो उसके लिए फॉर्मूला जो हमारे पास होता है वो होता है P1 A1 इज इक्वल टू P2 A2 इंटू 1 माइनस के स्क्वायर। और अभी हमने फाइंड करना है, प्रेशर फाइंड करना है कि जो सिलेंडर को वाटर लीव करते वक्त कितना प्रेशर छोड़ रहा है। तो उसके लिए P लेफ्ट साइड पे रहेगा, एरिया इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहेगा, फर्दर राइट साइड पे आके वो डिवाइड हो जाएगा, तो एरिया हमारे पास आ जाएगा कैपिटल A ओवर स्मॉल a मीन स्लाइडिंग सिलेंडर का, और इंटेंसिफायर का जो एरिया है वो हमारे पास दोनों एरियाज आ जाएंगे। और फ्रिक्शन की वैल्यू जो है हमें बताई गई कि 10% वो लॉस कर रहा है। सिंपली वी आर गोइंग टू पुटिंग द वैल्यूज ओवर हियर। We know the area is 0.6362 divided by 0.0177 cross 500 into
10 raised to power 3 multiply by here 500 into 10 raised to power 3 is the pressure, and now further 1 into minus k square. K square is the friction loss, and we know the value of friction loss is 0.1, and here k is equal k is square, and we are taking the square. Now further, after solving the whole equation, we get the answer is 17791,290 Newton meter square, and that's all. Thank you very much.